हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर ह्यूमैनिटीज़ एजुकेटर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 600 BCE से 600 CE का टाइम पीरियड। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि ऋग्वेद कब कंपोज हुआ था। ऋग्वेद कंपोज हुआ था 1500 BCE से 1000 BCE के अंदर ऋग्वेद कंपोज हुआ था। इसमें चैप्टर में हम जो कर्नाटका साइड का एरिया है, कर्नाटका और डेक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट में जो चीज़ें हुई, हम उन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें मेगालिथ्स के बारे में बताया गया है। मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथ होते हैं कि जो साउथ इंडिया में एक लोगों को दफनाने का एक स्टाइल होता है जिसमें वो उनको डब्बे में बंद करके दफना देते हैं, उसे मेगालिथ कहा जाता है। आपका इसमें चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिप एंड पियादसी। इसमें हमें सबसे पहले तो बताया गया एपिग्राफी। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि एपिग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। उसके बाद हमें जेम्स प्रिंसेप के बारे में बताया गया है। जेम्स प्रिंसेप एक इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर थे जिन्होंने ब्रह्मी और खरोष्टी को 1838 में डिसाइफर किया था और उन्होंने हमें पियादसी का मतलब भी बताया था। पियादसी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड, और उन्होंने बताया था कि ये जो नाम है प्लेजेंट टू बी होल्ड, ये जो किंग अशोका थे उनके लिए यूज़ किया जाता था। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक है द अर्लीस्ट स्टेट्स, द 16 महाजनपद्स। जो 16 महाजनपद थे वो 6th सेंचुरी जो है उसके बीच आए थे। जो हमारे इंडिया में 6th सेंचुरी को एक टर्निंग पॉइंट जो है कहा जाता है, क्योंकि 6th सेंचुरी में हमारी न्यू अर्ली स्टेट्स इमर्ज हो रही थी, सिटीज़ इमर्ज हो रही थी, ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एक्सेट्रा। और तो और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो था वो भी इस टाइम पे एग्जिस्टेंस में आ रहा था। इसमें ना यहाँ पे सबसे फेमस थे 16 महाजनपद, लेकिन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद थे जैसे वज्जी, मगध, कोसाल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये कुछ बहुत ज़्यादा फेमस जो है महाजनपद थे। जो महाजनपद थे वो राजा के द्वारा रूल करे जाते थे कुछ तो उनको कुछ में से कुछ को घाना और संघा कहा जाता था। इसमें ओलिगार्की सिस्टम चलता था। ओलिगार्की क्या होता है? जब जो ग्रुप ऑफ मैन होते हैं वो किसी भी जगह पे पावर शेयर करके राज करते हैं तो उसे कहते हैं ओलिगार्की सिस्टम। जो बुद्धा थे और महावीर थे वो भी घानों से ही बिलोंग जो है करते थे। उसके बाद हमें इसमें बताया गया है कि संस्कृत जो टेक्स्ट है धर्मसूत्रा, वो भी इस टाइम पे कंपाइल जो होना शुरू हो गया था। कंपाइल होने का मतलब होता है यानी कि बनना शुरू हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है फर्स्ट अमंग द 16 मगध, यानी कि जो मगध एम्पायर था वो इन सब जो महाजनपद से उन सब महाजनपद में से सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका महाजनपद है वो है मगध। मगध इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है इसको देखते हैं। मगध इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। दूसरा, वहाँ पे आयरन की माइंस हैं तो वो मगध जो है वो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो किंग्स थे, आर्मी में आयरन टूल्स का यूज़ कर पाते थे। वहाँ पे गंगा की ट्रिब्यूटरीज है जिससे उनका ट्रेड और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता था। वहाँ के जो किंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस किंग्स हैं, जैसे कि बिम्बिसार हो गया, अगस्टस हो गया, महापद्मा हो गया। ये उनके बहुत ज़्यादा फेमस किंग्स थे। इनकी वजह से ही जो मगध था बाद में मौर्यन एम्पायर भी बनता है। जो मगध है अभी के टाइम का बिहार है। मगध में पहले उसकी जो कैपिटल थी वो थी राजगाह, लेकिन बाद में उसकी जो कैपिटल है वो चेंज कर दी थी और उसको कह दिया था पाटलिपुत्र। और जो राजगाह था उसका जो मतलब था वो था हाउस ऑफ द किंग। और जो इनकी कैपिटल थी वो पूरी की पूरी बहुत अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड भी थी। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पर जिसका नाम है द अर्ली एम्पायर। तो इसमें बताया गया है कि जो जब मौर्य थे उन्होंने मौर्यन एम्पायर को 1321 BCE में फाउंड किया था। और ये जो थे उसके बाद इनके जो पोते हैं अशोका, वो बहुत ज़्यादा फेमस जो है लीडर बनते हैं। मौर्यन एम्पायर को अशोकन एम्पायर भी कहा जाता है। अशोकन एम्पायर के बारे में हमें कुछ चीज़ों से पता लगता है। वो है कि मैगस्थनीज के जो बुक थी यानी कि जो इंडिका थी उससे, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, अर्थशास्त्र जो बुक है उससे, बुद्धिज़्म लिटरेचर, जैनिज़्म लिटरेचर, पौराणिक लिटरेचर, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, अशोकन पिलर्स से हमें अशोकन एम्पायर यानी कि मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है।
जो अशोका थे वो ऐसे पहले लीडर थे, अगर उनको अपनी जो कोई भी बात अपनी जनता को बतानी होती थी वो उनको पिलर पे लिखवा दिया करते थे, जो पिलर्स अभी भी हमें बहुत सी जगहों पे मिले हैं। जो अशोका थे वो हमेशा धमा को फैलाने की जो है कोशिश करते थे। धमा क्या होता है? धमा का मतलब होता है कि हमें स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर एक चीज़ में जान होती है, ये वो बोलते थे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पर। नेक्स्ट सब टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। इसमें हमारे 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे। 5 पॉलिटिकल सेंटर्स हैं तक्षशिला, तुसाला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्र। ये जो पॉलिटिकल सेंटर्स थे, ये इनके ट्रेड करने का जो मेन पर्पस जो था वो इन जगहों से होता था और ये इनके कम्युनिकेशन की भी बहुत अच्छी अच्छी जगहें थी। जो स्वर्णगिरी है उसे गोल्डन माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ गोल्ड की माइंस थी। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें कुछ बताया है इनकी मिलिट्री कम्युनिटी के बारे में, कि इनकी मिलिट्री कम्युनिटी में अलग अलग ट्रूप्स बने होते थे जिसमें 6 सब कम्युनिटी होती थी। वो कम्युनिटीज़ का नाम थे कि कुछ लोग जो थे वो मिलिट्री को देखते थे, कुछ नेवी को देखते थे, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट और प्रोविंस यानी कि ट्रांसपोर्ट को और खाना वगैरह को देखते थे। थर्ड जो थे वो फुट सोल्जर्स को देखते थे। फोर्थ जो थे वो हॉर्सेस को देखते थे। फिफ्थ जो थे वो चैरियट मतलब जो रथ होते हैं। और सिक्स जो थे वो एलिफेंट्स को ध्यान रखा करते थे। और आपको मैंने अभी बताया था जो अशोका है वो धमा को प्रचार करना चाहता था, तो वो धमा को कुछ ऑफिसर जो उन्होंने बनाए थे उनसे उनका प्रचार करता था। धमा के जो ऑफिसर्स थे उनको धमा महामता कहा जाता था। धमा महामता जो थे वो लोग धमा का प्रचार करा करते थे, सब लोगों को धमा के बारे में बताया करते थे। अब बताया गया है कि जो एम्पायर था वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना। सबसे पहले तो मौर्यन एम्पायर से हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगा। वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था। इसी की वजह से हमें इसी से पता लगा कि आयरन का यूज़ सबसे पहले जो है और कॉइन्स का यूज़ सबसे पहले कहाँ कहाँ शुरू हुआ। कॉइन्स के बारे में पता लगा, आयरन के बारे में पता लगा और अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगा जो हम आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, चीफ एंड किंग्स इन द साउथ। कि इसमें जो हम साउथ की बात करने वाले हैं कि जो तमिलकम यानी कि चोलास, चीरास और पांड्यास रूलर थे तमिलकम में, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये थे आंध्र प्रदेश में, केरला में और तमिलनाडु में। इसमें आपको एक छोटे से बॉक्स में एक दिख रहा होगा, इसमें लिखा है चीफ और चीफडम्स। जो चीफ होते हैं वो जो राजा ने कुछ लोगों को एक तरह से लीडर टाइप बना दिया होता है, जो एक जगह पे देखते हैं, वहाँ से टैक्स को कलेक्ट करते हैं। और ऐसे ही हर विलेज का अपना अपना एक चीफ होता है और वो जो चीफ होते हैं विलेज वाले, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से बात उनकी माना करते हैं। और अब इनकी एक चीफडम यानी कि हर एक विलेज का अपना चीफ होता है, उनकी वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है चीफडम, जहाँ पे वो आके अपनी बैठक करते हैं और अपनी समस्याएं या फिर जो भी उनको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उन सब की चीज़ों के बारे में वहाँ पर चर्चा होती है। और इनके जो पास होती है कोई भी रेगुलर आर्मी इनके पास नहीं होती है। अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो राजा इनको आर्मी का प्रोवाइड करते हैं। इनके पास कोई रेगुलर आर्मी, इनकी खुद की कोई आर्मी नहीं होती। उसी के बाद हमें सतवाना रूलर के बारे में बताया गया। सतवाना जो रूलर थे वो बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे। वो अपने आप को सोशल एक स्टेटस जो है, वैरायटी ऑफ स्टेटस को क्लेम करा करते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइन किंग्स। इसमें हमें कुशाना रूलर्स के बारे में बताया गया। जो कुशान रूलर थे वो अपने आप को देवपुत्रा कहा करते थे। वो जो थे वो चाइनीज़ जो लोग थे उनसे इंस्पायर थे, क्योंकि जो चाइनीज़ थे वो अपने आप को जो सन ऑफ हेवन कहा करते थे। तो उसी को देख देख के जो कुशान रूलर थे उन्होंने अपने आप को देवपुत्रा कहना शुरू कर दिया था। तो अब जो कुशान रूलर थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हमारा कॉइन, फर्स्ट गोल्ड कॉइन कुशाना रूलर्स ने बनाए थे। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन कुशाना रूलर्स ने बनाया था और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन कुशाना रूलर्स ने ही बनाए थे। इसी में हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में बताया गया। जो गुप्ता एम्पायर है वो समुद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। उसके फाउंडर थे समुद्रगुप्त सेकंड। जो गुप्ता एम्पायर था ज़्यादातर वो समांतास से हेल्प लिया करते थे अगर उनको कोई भी आर्मी में दिक्कत आती थी। समांतास कौन होते थे? समांतास होते थे बहुत ज़्यादा अमीर जो लोग होते थे, अमीर किसान जो होते थे, उनके पास अपनी आर्मी होती थी। और जो समांतास थे ये जो समांतास थे ये लोग गुप्ता एम्पायर को आर्मी प्रोवाइड करा करते थे जब भी उनको ज़रूरत होती थी। और कभी कभी जो समांतास थे वो इतने पावरफुल हो जाया करते थे कि वो राजा को हटा के खुद ही राजा बन जाते थे। एक तरह से वैसे तो होते तो थे ये राजा की हेल्प करने के लिए, उनके पास ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, लेकिन कभी कभी ये इतने ज़्यादा हो जाते थे पावरफुल कि ये राजा को ही हटा दिया करते थे।
इसी के टाइम पे अलग अलग प्रशस्ति जो है वो भी बनने लगी। गुप्ता एम्पायर के बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन से, प्रशस्ति से, कॉइन्स से और लिटरेचर, पुरानी लिटरेचर, जैनिज्म, बुद्धिज्म लिटरेचर से पता लगता है। इसी में सबसे ज़्यादा एक फेमस प्रशस्ति है जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है और अब उसको इलाहाबाद पिलर भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति हरिश्ना ने लिखी, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट था। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद पिलर भी कहा जाता है और वो हरिश्ना ने लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट था। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर का बहुत ज़्यादा फेमस रूलर था जिसने उसको फाउंड किया था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति में ना गुप्ता जो समुद्रगुप्त थे, हरिश्ना ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है, तो प्रयाग प्रशस्ति पे भी हम उतने ज़्यादा अच्छे से विश्वास जो है नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसमें उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है, क्योंकि वो एक तरह से राजा को खुश करने के लिए लिखी गई थी, तो इसलिए उन्होंने उस पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा है कि जो चीज़ें नहीं हुई थी उन चीज़ों को भी उन्होंने उस प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। और ऐसे ही ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस पे हम भरोसा ऐसे ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन होते हैं कभी कभी हम उन इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर तो कर लेते हैं, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो पूरे के पूरे सच नहीं होते, क्योंकि वो इंस्क्रिप्शंस राजा के अच्छी चीज़ों के बारे में वो लिखे होते हैं और उनमें कभी कभी जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर भी लिखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर भी उसमें चीज़ें लिखी जाती है राजा को खुश करने के लिए, इसलिए हम उस पर पूरा का पूरा विश्वास जो है नहीं कर पाते हैं। इसलिए ही हम प्रयाग प्रशस्ति में जो चीज़ें लिखी हैं उस पर भी उतना ज़्यादा यकीन नहीं करते, क्योंकि उसमें कभी कोई कोई चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अ चेंजिंग कंट्री साइड। इसी टाइम पे अलग अलग स्टोरीज जो बुक्स थी वो रिलीज़ होने लगी। जैसे अभी के टाइम पे हमने स्टोरीज पढ़े, पंचतंत्र स्टोरीज, जटक स्टोरीज, ये सारी साउथ इंडियन की स्टोरीज हैं, जिसमें हमने जो किंग्स थे उनके बारे में पढ़ा है कि जो कुछ कुछ जो किंग्स होते थे वो अच्छे होते थे, वो टैक्स भी सही लिया करते थे, वो लोगों को ज़्यादा मारा पीटा नहीं करते थे। लेकिन कुछ जो किंग्स होते थे वो बहुत ज़्यादा बेकार किंग्स हुआ करते थे, वो लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला करते थे, उनको मारा करते थे। और जो लोग होते थे वो कभी कभी जो किंग से इतना ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे कि वो अपना जो शहर होता था उसी को ज़बरदस्ती उनको छोड़ना पड़ता था और जाके जंगलों में रहना पड़ता था, क्योंकि जो किंग्स होते थे वो लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे कि वो उसको भर ही नहीं पाते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। इसी टाइम पे एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बहुत से काम किए। जैसे पहले तो उन्होंने क्या किया, जो प्लो था उन्होंने उसको शिफ्ट किया आयरन प्लो पर। उन्होंने जो लकड़ी का जो प्लो वो यूज़ करा करते थे उसको छोड़ के उन्होंने आयरन का प्लो यूज़ करना स्टार्ट किया। उन्होंने कैनल्स का, वेल्स का और टैंक्स का यूज़ करना जो है स्टार्ट किया। उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन का स्टार्ट किया। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन होता है कि जैसे कोई ऐसी क्रॉप है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी जो कंटेनिंग चाहिए होता है, तो उसको क्या करते हैं, पहले उसको जो अपने फार्म में उसको लगा देते हैं और उसके बाद जो वो थोड़ी थोड़ी सी ग्रो हो जाती है। थोड़ी थोड़ी उसकी ग्रो होने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको किसी नदी के पास जो है लगा दिया करते हैं। यहाँ पर थी गंगा वैली या फिर गोदावरी नदी जो थी, यहाँ पे ये ऐसे जो अपने वाटर कंटेनिंग क्रॉप्स होते थे उनको थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर लगा दिया करते थे। और उन्होंने स्टार्ट किया कि जो इनका फर्टाइल लैंड है उसको उन्होंने बढ़ाने के लिए और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको करा स्टार्ट किया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस इज रूरल सोसाइटी। तो यहाँ पर जो लोग थे वो बटे हुए थे। हर एक जो घर था उसका एक लीडर होता था जिसको गृहपति कहा जाता था। लैंड होल्डिंग जो जिसके पास होती थी और जो घर का लीडर होता था उसको गृहपति बोला जाता था। और जो ये बात है ये हमें पाली में जो इंस्क्रिप्शन है उससे पता लगी है। लेकिन हमारा अर्ली तमिल टेक्स्ट है, यानी कि तमिल लिटरेचर है, उसमें जो संगम टेक्स्ट है उससे हमें पता लगता है कि जो ये लार्ज लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको ये लोग वेल्लालार कहा करते थे। प्लोमेंस को उजवार कहा करते थे और जो स्लेव्स होते थे उनको ये अधिमई कहा करते थे। जो इसमें जो स्लेव्स होते थे उनके पास कोई राइट नहीं होता था प्रॉपर्टी को ओन करने का, सिर्फ और सिर्फ मेंस के पास प्रॉपर्टी का राइट होता था ओन करने का। इसी टाइम पे जो ये एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजीज़ का लाने का भी शुरुआत करते हैं। इससे हमें टेक्स्ट में हमें ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो है सब टॉपिक। इसमें एक छोटा सा चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक थे हरिश्चंद्र। उन्होंने जो हर्षवर्धन जो थी उसकी जो बायोग्राफी है वो हरिश्चंद्रा में लिखी है, जिसके जो राइटर हैं वो बाण भट्टा है। वैसे आपको इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत है, क्या पता पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। जो राजा होते थे वो लोगों को लैंड ग्रांट्स यानी कि जो ज़मीन है उसको दान में दे दिया करते थे। हमने संस्कृत टेक्स्ट या ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है उन सब में हमने पढ़ा है कि जो
लैंड ग्रैंड्स है वो ज़्यादातर राजा ही करा करते थे, यानी कि मेंस ही करा करते थे। लेकिन इनमें से एक एक्सेप्शन थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। जो प्रभावती गुप्त थी वो समुद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी और वो भी लैंड ग्रैंड्स करा करती थी। हमें बहुत से इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि प्रभावती गुप्त भी लैंड ग्रैंड्स करा करती थी, तो वो एक एक्सेप्शन थी। और हमने ये भी देखा है कि जैसे कभी कभी कोई राजा होता था, उसकी पावर अगर कम हो रही होती थी तो भी वो लैंड ग्रैंड्स करके ये दिखाता था कि उनकी पावर कम नहीं हो रही है, या फिर वो अपनी डिवाइन पावर को दिखाने के लिए लैंड ग्रैंड्स करा करते थे। या फिर कभी कभी वो क्या करते थे, लैंड ग्रैंड्स करके उस पर कोई मंदिर वगैरह बनवा दिया करते थे। या फिर वो जो लोग थे, वो जो राजा थे, वो लैंड ग्रैंड्स करके बोला करते थे कि तुम इस पे खेती करो और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाओ। और जो लैंड ग्रैंड्स होते थे ना, ये कल्टीवेटर और राजा के बीच का जो रिलेशन होता था उसको भी थोड़ा अच्छा जो है करते थे। और कभी कभी जो ये लैंड ग्रैंड्स थे, समानतास को भी जो लोग ये रायाज हैं वो समानता को भी लैंड ग्रैंड्स करा करते थे, उनसे भी रिलेशन को जो अच्छा बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने अपना हाफ चैप्टर जो है कर लिया है। हाफ चैप्टर हम करेंगे कल की वीडियो में। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहो। और हम पूरे के पूरा ह्यूमैनिटीज़ डोमेन को कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल में। तो अगर आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।